नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जो टॉपिक्स देरी से हो रहे हैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जैसा कि रीट की भर्ती भी अभी तक भी असमंजस में चल रही है। ठीक है, आएगी ज़रूर, निश्चित रूप से आएगी, और हमारा काम है तैयारी करना। तो उसी निरंतरता को वापस जारी आगे रखते हुए वाक्य टॉपिक आज हम करेंगे। वाक्य टॉपिक देखिए, ध्यान से समझिएगा। टॉपिक कितना भी टफ क्यों ना हो, मैं बहुत सरल तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा और एक एक चीज़ आपके क्लियर करूंगा, है ना। तो वाक्य हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। बिल्कुल, हमने ये अच्छे से पढ़ा था। और अगर हम पूछें कि भाषा की सबसे, या सबसे छोड़ दीजिए, भाषा की प्रधान इकाई कौन सी होती है? क्या शब्द है? प्रधान इकाई। तो वो क्या होती है? वो होती है वाक्य। भाषा की जो होती है प्रधान इकाई होती है वो होती है वाक्य। आगे देखिए, अगर हम बात करें, दो बातें विशेष याद रखें, दो बातों के बारे में विशेष याद रखें। एक तो जो वाक्य होता है उसका निर्माण आपको पता है किससे होता है? वाक्य का निर्माण होता है, मैं कहूँगा शब्दों से। बिल्कुल, वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है। ठीक है, तो ये फिर पद क्यों कहते हैं? जब कोई भी वाक्य है, जैसे मैंने लिखा राम अच्छा लड़का, राम अच्छा लड़का है, निश्चित रूप से ये स्वतंत्र वाक्य है। अब अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक शब्द है राम, इसमें एक है अच्छा और एक है लड़का, ये तीनों क्या शब्द हैं? क्योंकि ये अभी शब्द अपने आप में स्वतंत्र हैं। जब ये एक ही माला में पिरो लिए जाते हैं, एक वाक्य के अंदर एक साथ प्रयुक्त हो जाते हैं, तब इनको शब्द न कहकर हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्यों कहते हैं पद? क्योंकि अब ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व, जो शब्द का अस्तित्व है, वो खोकर क्या हो चुके हैं? एक मतलब व्यक्तिगत जो भागीदारी है उससे ये किस भागीदारी में चले गए? सामूहिक भागीदारी में, है ना। तो इसीलिए तो टॉपिक होता है पद परिचय, शब्द परिचय नहीं होता है, पद परिचय, क्योंकि हम उस वाक्य के पदों का परिचय अलग अलग रूप से देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे वाक्य के आगे घटक के बारे में। ठीक है, घटक क्या होते हैं? जो घटक होते हैं, घटक यानी जिनसे वाक्य का, जो वाक्य के अंदर अपना एक, या वाक्य का निर्माण जिन अवयवों से होता है, वाक्य का निर्माण जिन अवयवों से होता है वो क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। और जो अनिवार्य अवयव हैं या अनिवार्य घटक हैं वो कौन से हैं? वो हैं एक तो कर्ता और एक क्रिया। क्यों? क्योंकि देखिए, कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कैसा भी वाक्य क्यों न होगा, उसमें ये दोनों होंगे। हाँ, आप कहोगे सर कुछ वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता तो होता ही नहीं है। जरूर, लेकिन कर्ता होता नहीं है, लेकिन कर्ता अदृश्य रूप से होता जरूर है। ठीक है, कर्ता अदृश्य रूप से होता जरूर है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो क्या कहा कि पैसा पानी की तरह, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। ठीक है, एक वाक्य लिख दिया, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब बिल्कुल इसके अंदर कर्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो पैसा बहाया जा रहा है ये किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बहाया जा रहा है। इसका मतलब इस वाक्य में कर्ता अदृश्य रूप से है जरूर। अब इसको आप यूँ कर लो, मेरे द्वारा पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। समझ गए बात को? हाँ, तो इसीलिए कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। और क्रिया तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना वाक्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। क्रिया के बिना तो वाक्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। रही बात कर्म की, तो कर्म, अकर्मक क्रियाओं में कर्म होता ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो कर्म के बिना तो वाक्य बन सकता है। तो ये घटक हैं जिनके द्वारा वाक्य का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो हम वाक्य के भेद करने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखनी जरूरी है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। इन दोनों के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, उद्देश्य क्या होता है?
उद्देश्य होता है वाक्य जिसके बारे में कहा जा रहा है, वाक्य जिसके बारे में कहा जाता है वो वाक्य का उद्देश्य होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वाक्य का जो कर्ता होता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम आम खाता है, ठीक है, ठीक है, राम आम खाता है। अब इसमें ये आम खाता है, ये वाक्य किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में, यानी वाक्य का प्रधान कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य कहा जाता है, जिसके उद्देश्य विधेय होता है उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो विधेय के अंतर्गत आता है। तो ये उद्देश्य और विधेय होते हैं, समझ आई बात? उद्देश्य वाक्य का प्रधान करता है, वाक्य का उद्देश्य होता है, और विधेय के अंतर्गत क्या आते हैं? कर्म और क्रिया वाक्य के विधेय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय ये दोनों अनिवार्य अंग हैं किसके? वाक्य के। अब बात करते हैं वाक्य के भेद। देखिए, वाक्य के रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो प्रकार से भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर भेद आज हम करेंगे 3 भेद, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल, मिश्र और संयुक्त। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, ठीक है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संकेत, संदेह और विस्मयादि। विस्मयादि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 भेद होते हैं। लेकिन ये बहुत सरल हैं, इसमें कोई ज़्यादा विशेष कोई बात नहीं है। मेन जो चीज़ है वो है रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, वो होते हैं सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल, मिश्र और संयुक्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? देखिए, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये तो इसकी परिभाषा है। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है सरल वाक्य कहलाता है। इसकी बजाय, परिभाषा की बजाय, इसकी अगर दूसरी परिभाषा पर हम विचार करें तो वो क्या परिभाषा होती है? आपको वो एक तरह से एक ट्रिक सी है कि जिस वाक्य में क्रिया एक हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस वाक्य में क्रिया कितनी हो? एक हो। कर्ता कितने होने चाहिए? वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं। कर्म एक या एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन क्रिया कितनी होनी चाहिए? क्रिया एक या एक से अधिक, क्रिया एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्रिया कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। अगर क्रिया एक है इसका मतलब वो सरल वाक्य है। जैसे मैंने लिखा, राम बाजार जाता है, यानी जितने भी सरल वाक्य हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सरल वाक्य के अंतर्गत। अब इसमें कर्ता एक है और क्रिया भी एक है, बिल्कुल सही है। लेकिन कर्ता तो एक से अधिक हो सकते हैं। सुरेश और मोहन फल खाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या हो गया? इसमें कर्ता 2 हो गए, सुरेश और मोहन, ठीक है। सुरेश और मोहन फल खाते हैं, बात समझ आई? और उसके बाद हम कर्म 2 देखते हैं, विकास आम और टॉफी, आम और टॉफी खरीद रहा है। अब इसमें भी ये कर्म एक तरह से 2 हो गए, हालांकि ठीक है, इसमें समुच्चय बोधक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? 2 वाक्य, 2 स्वतंत्र वाक्यों का आपस में एक साथ जुड़ते हैं ना, तब संयुक्त होता है। यहाँ पर 2 संज्ञाएं जुड़ रही है, ये बात विशेष याद रखना। इसलिए और से कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत क्यों नहीं आ रहा है ना। तो ये होता है सरल वाक्य। एक ही चीज ध्यान रखो ना, वाक्य में क्रिया एक होनी चाहिए, और पढ़ते ही सीधा सीधा अर्थ समझ आ रहा है कि हाँ ये सिंपल वाक्य है, देखते ही पता लग जाता है सरल वाक्य का, ठीक है। इसके अलावा और अगला है मिश्र वाक्य।
अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य देखिए, मिश्र वाक्य समझ आ गया, इसका मतलब सब कुछ समझ आ गया, वाक्य टॉपिक समझ आ गया, क्योंकि वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य तीन के भेद हैं उनमें सबसे मेन यही है। ये समझ आ गया, इसका मतलब अगले संयुक्त वाक्य भी आपका क्लियर हो जाएगा। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है। एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है। क्या होता है, उपवाक्य, ठीक है। और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब सबसे मेन यही समझना है कि प्रधान या मुख्य उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, कि वाक्य में आश्रित कौन सा होता है, मुख्य उपवाक्य कौन सा होता है, ये चीज समझनी जरूरी है। समानाधिकरण अव्ययों को समझना जरूरी है, समुच्चय बोधक अव्ययों को समझना जरूरी है। देखिए मैंने एक वाक्य लिखा, ये मिश्र वाक्य सदैव क्या होते हैं, जैसे कि, जो, जिसने, जिसमें, ताकि, ठीक है, जिनसे, जिसने या जिनको, ठीक है, या फिर यहाँ वहाँ, जब तब, जितना उतना, ज्यों ही त्यों ही, यदि तो, अगर तो, इसलिए कि, जितना कि, इस प्रकार के अवयवों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये तो इनकी पहचान है, आगे देखेंगे क्या पहचान है। अब सबसे पहले तो हमें मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य समझना जरूरी है। देखो मैंने एक वाक्य लिखा, वह लड़की मिल गई जो मेले में खोई थी, ठीक है, एक वाक्य है। अगला लिखते हैं, वह जो लड़की मेले में खोई थी वह मिल गई। वह लड़की जो मेले में खोई थी मिल गई। ये तीन वाक्य मैंने लिख दिए, ठीक है। अब इसमें हमें यह पहचान करनी है कि इसमें से आश्रित कौन सा है, प्रधान मुख्य उपवाक्य कौन सा है। तो अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें और जो किताबों में जो तरीके बताए उनसे देखें ना, तब तो हम उलझ जाते हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं गच्चा जरूर खा जाएंगे, गलती जरूर कर बैठेंगे। किंतु आपको क्या ध्यान रखना है, देखो मैं आपको पहले तो बता दूं, इसमें ये प्रधान या मुख्य उपवाक्य है, इसमें ये प्रधान या मुख्य उपवाक्य है, ठीक है। और इसमें ये, अब कैसे, अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ मैं वही बताऊंगा। वाक्य में ये जो अव्यय हैं, जो, ठीक है, समानाधिकरण अव्यय हैं, इनसे जुड़ते ही वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्य आश्रित हो जाएगा। इसमें जो कहाँ आया यहाँ आया, इसमें जो कहाँ आया यहाँ आया, इसमें जो कहाँ आया, यानी जहां पर ये अव्यय आ जाए उसके बाद वाला वाक्य क्या होगा, आश्रित होगा। इसमें जो मेले में खोई थी, ये क्या है, ये आश्रित है। इसमें जो पहले आ गया तो इससे जुड़ते ये आश्रित हो गया, इसमें बीच में आया तो ये आश्रित हो गया। कुल मिला के ये तीन वाक्य, एक ही वाक्य को तीन रूप में इसलिए प्रयोग किया, ये आपको बताने के लिए कि समानाधिकरण जो अव्यय है वो प्रारंभ में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है और मध्य में भी आ सकता है। आपको तो इसको ढूंढना है कि हाँ भाई जो कहाँ है, जहां जो मिल गया, या ये बाकी सारे भी हैं, जहां इनमें से कोई भी मिल गया उससे जुड़ते ही वाक्य क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। और जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है वो मुख्य या प्रधान उपवाक्य
हो जाएगा। बस इतनी सी बात एक बार समझ लीजिए। आगे हम जब अभी कर रहे हैं मिश्र वाक्य के भेद, तब आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम कर रहे हैं मिश्र वाक्य का सबसे पहला भेद है संज्ञा आश्रित। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य की क्या पहचान होती है? मैं तो कह रहा हूं परिभाषा के पीछे उलझो ही मत, सीधा एक ही बात ध्यान रखो बस। अगर वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है वो कि से जुड़ा हुआ है तो समझ लो वो कौन सा है? संज्ञा आश्रित। इसकी सिर्फ ये एक ही पहचान है। जैसे राम ने कहा कि सुरेश विद्यालय नहीं आएगा। अब सिंपल सी बात है, इसमें प्रधान या मुख्य उपवाक्य कौन सा है? ये। क्यों है? क्योंकि हमने क्या बात की थी, इस अव्यय से जुड़ते ही वाक्य क्या हो जाएगा? आश्रित। तो आश्रित कौन सा है? की से पीछे वाला जो है वो है आश्रित। जैसे गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है। अब इस वाक्य में की आया नहीं, लेकिन सोच के देखिए, अगर की आता तो कहां आता? कहां आता? ये गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा पर, तो इसमें आश्रित कौन सा है? की से जुड़ते ही वाक्य क्या हो गया? आश्रित हो गया। ये प्रारंभ में भी आ सकता है, जैसे वह काम नहीं करेगा, वह काम नहीं करेगा, सुरेश जानता था। अब इसको पढ़ के देखिए, इसमें की आया नहीं है कहीं पर, लेकिन आता तो कहां था? सुरेश जानता था कि वह काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? ये जो अभी कहीं पर भी आ सकता है, आपको वाक्य को पढ़ के ये देखना है। कई बार तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिला तो आपको ये पता करना होगा कि अगर आता तो कहां आता। तो सुरेश जानता था कि वह काम नहीं करेगा। ठीक है, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा। सुरेश, गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परम धर्म है, कि वह काम नहीं करेगा। तो सुरेश जानता था कि वह काम नहीं करेगा। जैसे मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस ये आपको एक पहचान बता दी, और इससे जुड़ते ही वाक्य क्या हो गया? आश्रित हो गया। आश्रित भी कौन सा हो गया? संज्ञा आश्रित हो गया। अब संज्ञा आश्रित कैसे हुआ, कौन सा किस संज्ञा पर निर्भर कर रहा है, ये इतना उलझोगे तो फिर उलझ के रह जाओगे। आपका कार्य विद्वान या विदुषी बनना नहीं है। आपका सबसे पहला कार्य है पेपर क्लियर करना, जो क्वेश्चंस हैं उनका सही उत्तर ढूंढना। विद्वान बनना है तो उसके लिए हम विस्तार से कभी फर्स्ट ग्रेड की जब क्लासेस लगाएंगे तब बनने की कोशिश करेंगे। इससे आगे जो केवल व्याकरण की क्लासेस चलाएंगे, एसआई के चलाएंगे, तब कोशिश करेंगे। विद्वान मत बनिए, सिर्फ आप तो ट्रैक को पकड़िए कि हमें अगर पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं, तो तुरंत देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। बस इतनी सी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसके दूसरे भेद के बारे में। इसके दूसरे भेद के बारे में, तो दूसरा भेद कौन सा है बताओ भाई? देखें, विशेषण आश्रित उपवाक्य। मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने थोड़ा कैमरा नज़दीक लगा रखा है तो आपको देखने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना? विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखिए, अब हमने बात की तो इसमें की तो कट गया, क्योंकि इससे तो संज्ञा आश्रित होते हैं। अब ये जो, जिसने, जिसको, ठीक है, जिनसे, जिनको, ये किससे हैं? ये हैं विशेषण आश्रित। तो इसमें देखिए, वह लड़का बड़ा बदमाश था जो कल घर आया था। सिंपल सी बात है, वह लड़का बड़ा बदमाश था जो कल घर आया था। बस
अब पूछ लिया प्रधान या उपवाक्य, प्रधान या मुख्य उपवाक्य कौन सा है, तो कौन सा है, ये रहा। क्यों है, क्योंकि जो से जुड़ते ही तो वाक्य क्या हो गया, आश्रित हो गया। ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। और ये क्या हो गया, मुख्य उपवाक्य हो गया या प्रधान उपवाक्य हो गया। बात समझ आई। उस लड़के को बुलाओ जिसने सफेद कमीज पहनी है, जिसने सफेद कमीज पहनी है, जिसने सफेद। अब सिंपल सी बात है, जिसने, जिसने से जुड़ गया, जो, जिसका, जिसने, जिनको, जिनमें, जिन्होंने वगैरह, इस प्रकार से वाक्य हैं ज से, वो सारे के सारे कैसे हैं, मिश्र वाक्य हैं। मिश्र में कौन सा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, जिसने सफेद कमीज पहनी है, बस सिंपल सी बात है। जिसने सफेद, ये आश्रित हो गया, वो मुख्य उपवाक्य। ठीक है, संसार में ऐसा कौन है, कौन है जिनको प्रताप, जिनको प्रताप का नहीं पता हो। थोड़ा वाक्य अलग बन गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पता हो। संसार में ऐसा कौन है जिसने प्रताप का नाम न सुना हो, या ऐसा कौन होगा जो प्रताप के बारे में न जानता हो। कुल मिला के जिनको प्रताप का नहीं पता हो, तो जिनको, जिन्होंने, या फिर उस लड़के को इनाम मिलेगा जिसने कल बच्चे को बचाया था। उस लड़के को इनाम मिलेगा जिसने कल बच्चे को बचाया था। वाक्य एग्जाम्पल हमारे आसपास खूब होते हैं, लेकिन हम पता, जैसे मान लो पार्टी में आप गए हुए हो और आपको अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मेरे वो अंकल वो हैं। अब आप बता रहे हो तो कैसे, देखिए वो मेरे अंकल हैं जिन्होंने नीली कमीज पहनी है, जिन्होंने, आ गया, वो मेरे अंकल हैं जिन्होंने नीली कमीज पहनी। उल्टा कर लो, जिन्होंने नीली कमीज पहनी है वह मेरे अंकल हैं, वह जिन्होंने नीली कमीज पहनी है मेरे अंकल। किसी प्रकार से घुमा लो। आपने अगर ट्रैक पकड़ लिया, जो, जिसने, जिसका, जिनसे, जिनको, जिन्होंने, तो समझ लीजिए आपको पता है कि हाँ, विशेषण आश्रित उपवाक्यों की पहचान। और देखिए, आप सोच के देखिए, संज्ञा आश्रित बिल्कुल अलग है, अपने आप में की से जुड़ा हुआ है। सरल वाक्य अपने आप में बहुत अलग था, और विशेषण आश्रित उपवाक्य भी अपने आप में क्या है, अलग है। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार चाहते हैं कि टॉपिक बराबर हो जाए, ये अपने वाक्य हो जाए, उसके बाद अव्यय टॉपिक ले लेते हैं, और धीरे धीरे एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर हम इन टॉपिक्स को वापस शुरू करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं रीट की वैकेंसी भी आ जाए, हमारी सरकार को बेरोजगारों पे दया भी, थोड़ी सी दया आ जाए कि कम से कम अब विज्ञप्ति निकाल दें, ताकि एक नियमितता बने, आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाओ। कुछ लोग बेचारे जॉब छोड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो 2-4 महीने अच्छे से तैयारी कर सके। कोई कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन चूँकि अब हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है मेहनत। तीसरा देखिए, क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, परिभाषाओं में मैं ना तो उलझता हूँ, ना मैं उलझाने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा पहला प्रयास है कि आपको सरल से सरल तरीके से ये टॉपिक आप तक पहुँच जाए। तो अब आगे देखिए, ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, इसके 5 भेद होते हैं। कालवाचक, कालवाचक सिंपल, जब तब, जब तब। कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जब तुम खाना खा रहे थे तब मैं पुस्तक पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रहा। जब तुम खाना खा रहे थे तब मैं क्या कर रहा था, तब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अब देखिए, अब सर जब से भी जुड़ा हुआ है वाक्य, तब से भी जुड़ा होता, आश्रित कौन सा होगा, ये प्रश्न उठता है। तो पहले किससे जुड़ गया, जब से जुड़ गया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये आश्रित हो गया, बात खत्म है।
आप वेट ही मत करो कि पीछे वाला, हमेशा पीछे वाला, दिमाग में पीछे वाला मत रखो। ये क्या हो गया, मुख्य प्रधान उपवाक्य हो गया, बस सिंपल सी बात, जुड़ते ही आश्रित। लेकिन ऐसे वाक्य में आपके आश्रित और प्रधान में कुछ नहीं पूछा जाएगा जब तब। इसके अलावा इसमें एक शब्द और भी आता है, ज्यों ही त्यों ही, ठीक है, ज्यों ही तुम घर आए त्यों ही मैं रवाना हो गया, इस प्रकार। ये देखिए, समय ज्यों ही त्यों ही, ये समय बताता है, काल बताता है। समय, काल यानी समय, ये समय सूचक शब्द हैं। जब तब ज्यों ही त्यों ही से जुड़ते ही वाक्य क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित हो जाएगा। दूसरा, स्थानवाचक। स्थानवाचक में जहां वहां, सिंपल, जहां तुम रहते हो वहां तालाब हुआ करता था, जहां तुम रहते हो वहां मंदिर हुआ करता था। ये लोग, एक एग्जाम्पल है, ये लोग वहीं से आए हैं, ये लोग वहीं से आए हैं जहां से आर्य आए थे, जहां से आर्य आए थे। तो इसमें वहीं और जहां, ये लोग वहीं से आए थे जहां, देखते ही पता लग जाता है कि वाक्य कैसा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, देखते ही पता लग जाता है। तीसरा भेद कौन सा है, तीसरा भेद है, ये मिटा देता हूं मैं ऊपर वाला, अब है ना, तीसरा भेद होता है परिमाणवाचक। कौन सा होता है, परिमाण, परिमाणवाचक। मैं आपको इसमें बहुत एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, पहले एक बार कर लेते हैं फिर बताऊंगा। परिमाणवाचक में सीधी सीधी बात है, जितना उतना, बहुत सिंपल है, जितना दूध डालोगे उतना पी जाऊंगा। कितना पी जाऊंगा, जितना दूध डालोगे उतना पी जाऊंगा, जितना तुम बोलोगे उतना मैं डांटूंगा, जितना रोओगे उतना पीटूंगा। ये बहुत से वाक्य हैं, बस हमें तो ट्रैक मिल गया ना, नस हाथ में आ गई, और जब नाड़ी हाथ में आ जाती है फिर टॉपिक कुछ नहीं बचता है। जितना उतना, समझ आ रही बात। रीतिवाचक, जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जाएगी। रीति, सर्दी बढ़ने का की परंपरा जो है, तरीका जो है, कैसे बढ़ेगी वो बताया जा रहा है। कैसे, जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जाएगी, बस सिंपल सी बात है, जैसे जैसे वैसे वैसे। पांचवा भेद, कार्य कारण, कार्य कारणवाचक। यदि वर्षा, अब कार्य और कारण, कारण पर कार्य डिपेंड, यदि वर्षा अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अगर तुम समय पर मेहनत, अगर तुम समय रहते मेहनत कर लेते तो सफलता भी निश्चित प्राप्त होती। यदि तो, अगर तो, कार्य कारणवाचक। सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा हेडेक लेते हो उतना ज़्यादा टॉपिक टफ होता जाता है। बहुत इजी वे में तैयारी करोगे बिना हेडेक लिए तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं। कालवाचक जब तब, ज्यों ही त्यों ही। स्थानवाचक जहाँ वहाँ। परिमाण जितना उतना। रीतिवाचक जैसे जैसे वैसे वैसे। कार्य कारण यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी, यदि तो, अगर तो। अब दिक्कत कहाँ आती है वो बताता हूँ इन पांचों में ही। कई बार क्या होता है कि पेपर टफ जब आता है, पेपर जब टफ आता है तब क्या समझ आता है। एक वाक्य आया, जहां पहले यात्रा में
4 दिन लगते थे वहां अब 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। अब देखिए, सर ने बताया था जहां वहां आते ही आंख बंद करके स्थानवाचक कर देना, है ना, जहां वहां आते ही स्थानवाचक कर देना, सर ने बिल्कुल बताया था। लेकिन आप इस वाक्य को पढ़ के देखिए, यहां पे ये स्थान के बारे में बता ही नहीं रहा है, ये समय के बारे में बता रहा है। जहां मतलब जहां, जब एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था जब यात्रा में 4-4 दिन लग जाते थे, वहीं आज इस समय वो यात्रा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे ये जहाँ और वहाँ है ना, ये काल समय के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? समय के बारे में। तो थोड़ा वाक्य को देखना भी जरूरी होगा। पेपर टफ बनता है तब किस प्रकार का प्रश्न बनता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। एक और देखिए, जहां तक हो सके वहां तक इन गलियों को सीधा कर दीजिए। जहां तक हो सके वहां तक इन गलियों को सीधा कर दीजिए। अब सर जहां आ गया वहां आ गया, तो ये स्थान होगा या समय होगा? वाक्य को पढ़ के देखिए क्या लग रहा है। जहां तक हो सके मतलब जितना हो सके उतना इसे ठीक कर दीजिए। जहां तक हो सके उतना उसे ठीक कर दीजिए, वहां तक ठीक कर दीजिए। यानी ये जहां तक किसका पर्याय के रूप में आया है? जितना हो सके उतना इन गलियों को, और जितना उतना किसके अंदर आता है? परिणाम के अंदर। मैं कहता हूं एग्जामिनर्स को चैलेंज किया जाता है कि तू जितना चाहे टफ पेपर बना ले, लेकिन हम भी इस बार पूर्ण तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। मजा तब आता है कि कैसा भी घुमा फिरा के प्रश्न दे दे, हम तो उन 3 गलत को देखेंगे तक नहीं और सीधा सही पर सार सार गई रहे थोथा दई उड़ाए ना। अर्जुन की तरह चिड़िया पे नजर नहीं बल्कि चिड़िया की आंख पे होगी कि उन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर कौन सा है वहां पर नजर होगी। वाक्य पढ़ते ही उत्तर दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तब तो आपकी तैयारी 100% थी, अदरवाइज आपकी तैयारी में कमी थी। और ये जो प्रैक्टिस है ये भी अब अभी तक तो रीट की विज्ञप्ति नहीं है, फॉर्म भरे जाएंगे, फिर टाइम मिलेगा, फिर एग्जाम होगा। आप कर रहे हो जल्दबाजी, सर टॉपिक करवाइए, टॉपिक करवाइए। धीरे धीरे एक एक टॉपिक दिया जा रहा है। आप जो टॉपिक डाल दिए गए 5-6 टॉपिक, उनको तो कंप्लीट कर लीजिए, या आपने उनको कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से, तब तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न दूं, उनको आप हल कर लेते हो, तब तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आपकी तैयारी बहुत सुपर्ब है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हमें बहुत तैयारी करनी है, और मैं बराबर हर क्लास, अगर वाक्य की मेरी अगली क्लास आएगी तो वो इससे भी बेहतर होगी। कहने का तात्पर्य उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि आपके सामने कैसा भी पेपर आ जाए, आप हर परिस्थिति के अंदर आप बहुत अच्छे से पेपर को फेस करोगे। समझ आई बात? तो यहाँ पे देखिए परिमाण हो गया और यहाँ पर ये काल हो गया, जबकि दोनों में जहाँ जहाँ है। वाक्य को पढ़कर उसका देख, ये तो हमने जो देखे वो एक हमने 90% नहीं बल्कि 99% तक हमने वाक्य टॉपिक सीख लिया। लेकिन 1% ये होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन भी जब हल करने लग गए, इसका मतलब अब हमने 100% टॉपिक को आत्मसात कर लिया। ठीक है, आप कहेंगे सर 100% तैयारी किसी की नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। 100% तैयारी होती है, 100% तैयारी होती है, तब जाके 90% पेपर सही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम पेपर करते समय कुछ प्रश्न गलत कर देते हैं। समझ आई बात? और जितना इजी पेपर होता है उतनी गलतियां ज़्यादा होती है, इसलिए पेपर तो हमेशा टफ ही आना चाहिए ताकि उसमें मेहनत करने वालों को सफलता मिले और जो तुक्केबाज हैं उनको सफलता नहीं मिले। तो ये थे मिश्र वाक्य। अब हम आगे चलेंगे संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य बहुत इजी था, उसमें कुछ था नहीं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, जबकि हमने बात की थी क्रिया एक होनी चाहिए बस, बाकी उद्देश्य एक से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। किसकी बात कर रहे हैं हम? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान या मुख्य उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य होते हैं और दोनों ही प्रधान या मुख्य होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं।
दोनों ही स्वतंत्र होते हैं और किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अतः, अतः, फिर भी, ठीक है, अन्यथा, अन्यथा, एवं, पर, इसलिए, आदि। ठीक है, ये कुल मिला के आप तो इस चीज को यूं देखो ना, की से जुड़ने वाले तो संयुक्त होंगे नहीं, जो जिसने जिनका उनसे जुड़ने वाले संयुक्त, जब तब जहां वहां जितना उतना, जो जैसे जैसे वैसे वैसे, यदि तो अगर, तो इससे जुड़ने वाले भी क्या नहीं होंगे? संयुक्त होंगे। बाकी बचे जो उनसे जुड़ने वाले सारे संयुक्त हैं। अब देखिए, जैसे राम पढ़ता है और सीता खेलती है। ठीक है, अब इसमें ये अपना एक संयुक्त वाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य है और ये स्वतंत्र है। दोनों को एक साथ बोलने के लिए समुच्चय बोधक से जोड़ दिया गया। सुरेश को पढ़ने के लिए बहुत कहा, बहुत, चलो दूसरा वाक्य लेते हैं। उसे बहुत समझाया था, फिर भी वह फेल हो गया। बस ये देखते ही वाक्य के किससे हो जाएगा, या संयुक्त हो जाएगा, है ना। जैसे तुम पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे। शाहजहां मुमताज से अत्यधिक प्रेम करता था। मुमताज से करता था ना, कहीं अनारकली से तो नहीं करता था। अत्यधिक प्रेम करता था, इसलिए क्या उसने किया? ताजमहल बनाया, है ना। और देख लो, लेकिन तुम्हें मना किया, फिर भी तुम नहीं माने। ठीक है, तुम्हें खूब समझाया पर तुम नहीं माने। कहने का तात्पर्य है पर, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, ताकि, फलतः। ठीक है, इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाता है तो वहां पे संयुक्त वाक्य होगा। इनको मैं कितना ही बता दूं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इनकी अगर हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें समझ आएगा। मेन जो होता है वो मिश्र वाक्य होता है। अगर मिश्र वाक्य आपका क्लियर हो चुका है तो इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता है। ऐसे खूब से वाक्य हैं। अब एक जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है? वो प्रॉब्लम आती है वो क्लियर कर देता हूँ आपको। ये जो इसलिए है कि इसमें कई बार आपने देखा होगा कुछ ऑप्शंस होते हैं, इसलिए से जुड़े हुए वाक्य को कहीं पर तो मिश्र बता दिया जाता है और कहीं पर संयुक्त बता दिया जाता है। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर इसलिए से दिया हुआ, इसमें तो मिश्र बता रखा है, इसमें संयुक्त बता रखा है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, अगर वाक्य में इसलिए के साथ की भी हो तो वो मिश्र होगा। बस इसलिए के साथ अगर की भी हो तो वो कौन सा होगा? मिश्र होगा। और सीधा केवल इसलिए से जुड़ा हुआ वाक्य, जैसे पत्ते पीले पड़ गए इसलिए झड़ गए, पत्ते पीले पड़ गए इसलिए झड़ गए, बस। तो इसमें कौन सा है? संयुक्त वाक्य। इसलिए के साथ अगर की जुड़ा हुआ है तो 100% वो कौन सा होगा? याद रख लेना, मिश्र ही होगा। बस इसके बारे में इतना ध्यान रखो। बाकी
कहीं अगर और ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो हम प्रैक्टिस में करेंगे कि हाँ इन वाक्यों में क्यों है, इसलिए केवल इसलिए आता है, फिर संयुक्त मिश्र हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, हो सकता है कहीं की अदृश्य हो, ऐसी बात भी हो सकती है। समझ आई बात? तो ये एक शब्द ऐसा है जिससे कई बार कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है। ठीक है, तो हमने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ये 3 समझ लिए। अगली जो क्लास होगी वो भी वाक्य की होगी, वो भी वाक्य की होगी। उसमें हम अर्थ के आधार पर वाक्य करेंगे और साथ ही इनमें वाक्यों का रूपांतरण भी थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब क्लासेस हर 1-2 दिन में आपको क्लासेस मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्लास वाक्य की लेंगे हम, और उसके बाद जो क्लास होगी वो होगी अव्यय की। आपको फिर से मैं एक बात बता देता हूँ कि क्लासेज भले ही धीरे, मुझे जितना समय मिलता है मैं आपको क्लासेज देता रहूँगा। मेरा ये नहीं है कि मैं आपको एक के बाद एक क्लास दूँ, मेरा ये जब भी मैं आपको क्लास दूँ तो वो अच्छे से आपके सेट हो जाए माइंड में और आपको लगे कि उस क्लास को देखने के बाद आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ है। बस ये मेन रहता है मेरा उद्देश्य। ठीक है, और विज्ञप्ति आने से पहले पहले आपकी ग्रामर लगभग हो जाएगी। शिक्षण विधियों की बात रही तो शिक्षण विधियाँ जैसे ही विज्ञप्ति आ जाएगी उसके बाद हम पहले शिक्षण विधियाँ करेंगे और फिर वापस इस ग्रामर को एक बार एक्सरसाइज के रूप में फिर से लेंगे। जब तक विज्ञप्ति नहीं आती तब तक शिक्षण विधियाँ मैं क्लास में नहीं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो असमंजस में बैठे हैं, ढंग से नियमित रूप से है नहीं। मैं चाहता हूँ नियमित हो जाए, तो क्लास जब डाली जाती है यूट्यूब पे अपलोड की जाती है तो कम से कम ये हो कि हाँ जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो तो देखें। अब बार बार मतलब होता है कि कुछ तो 10 दिन बाद देख रहे हैं, हाथों हाथ अब लाइव क्लास तो मैं चला नहीं सकता क्योंकि जितने संसाधन हैं उनके अनुसार मैं जो कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी क्लास जब भी आती है उसको देखें, और अब फिलहाल एक बार कुछ दिन क्लासेस रेगुलर ही आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।